जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान। मैं उसी टेस्ट सीरीज़ को फिर लेके आया हूँ, क्वेश्चन सीरीज़ को। ये उसका पार्ट 2 है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इसमें मैंने कुछ इमेज भी डाली हुई है ताकि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को और लोगों के पास पहुंच सके और कुछ बातें हम लोगों के साथ बांट सकें। तो सब्सक्राइब करिए और अब मैं शुरुआत करता हूं मेरे पहले क्वेश्चंस में। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कहना चाहता, पहले हम इसको समझते हैं। एक एबनॉर्मल कंडीशन है किसकी? अम्बिलिकस की, जो कहाँ अटैच हो रहा है? मेम्ब्रेन के वहाँ पे, जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन है वहाँ पे अटैच हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखो, प्लेसेंटा की दो मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली होती है उसको हम कॉरियोन बोलते हैं और जो अंदर वाली होती है उसको हम एमनियन बोलते हैं। अगर आपको याद रखना था, पैसे भी याद रख सकते हैं। ए फॉर अंदर, सी फॉर चारों तरफ, अंदर वाली एमनियन, बाहर वाली कॉरियन। तो जब आपका अम्बिलिकल कॉर्ड इन मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आओ डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं उसको। सबसे पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया। समझते हैं प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया क्या होता है। प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया में प्लेसेंटा की दो लोब होती है। देयर इज एक बिग लोब और एक होती है छोटी लोब, और जो बड़ी लोब होती है उसके अम्बिलिकस सेंटर में अटैच होती है और जो छोटी लोब होती है उससे कुछ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया, है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ से मेम्ब्रेन में अटैच हो रहा है, तो ये तो मेम्ब्रेन में अटैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाता है गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, बैटलडोर प्लेसेंटा। व्हाट इज द बैटलडोर प्लेसेंटा? जब प्लेसेंटा नॉर्मल प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा, मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। ये है आपका प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड आपके बिल्कुल मार्जिन में अटैच हो, जैसे नॉर्मली कहाँ अटैच होती है? सेंटर में, लाइक दैट। ये है आपका प्लेसेंटा, ये है आपका अम्बिलिकस। नॉर्मली आपका अम्बिलिकल कॉर्ड सेंटर में अटैच होता है, लेकिन इन बैटलडोर प्लेसेंटा में प्लेसेंटा सेंटर में अटैच ना होके वो अटैच होती है कोने पे, मार्जिन में, जिसको बोलते हैं बैटलडोर प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन आपके ऋषिकेश एम्स में एक बार पूछा गया था और इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा। तो बैटलडोर प्लेसेंटा इज आल्सो नोन एज द मार्जिनल प्लेसेंटा। इन दोनों का नाम सेम है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा कौन सा? ए, वेलामेंटोस प्लेसेंटा। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यही होगा। वेलामेंटोस प्लेसेंटा में क्या होता है? जब अम्बिलिकल कॉर्ड आपकी अटैच होती है इस मेम्ब्रेन पे, ये एमनियन और कॉरियन पे अटैच होके कंटिन्यूस उसी में जाती है, जिसको बोलते हैं वेलामेंटोस प्लेसेंटा। आओ मैं एक बार फिर से आपको इमेज से फिर से समझाता हूँ। ये सी, आप यहाँ पे मैंने कुछ इमेज डाली है, ये आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा होगा प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया। प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया में क्या नॉर्मली अटैच तो सेंटर में हो रही है, लेकिन एक और छोटा सा लॉब है जिसमें कम्युनिकेटिंग वेसल्स हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया। देखो ये भी है आपका प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको दिख नहीं पा रहा, मैं देख पा रहा हूँ उसको। दिस इज अ मार्जिनल प्लेसेंटा या बैटलडोर प्लेसेंटा। बैटलडोर प्लेसेंटा इन द सेंस कि अम्बिलिकल कॉर्ड है तो नॉर्मल, लेकिन अटैच कहाँ हो रही है? बिल्कुल मार्जिन पे। तो दैट इज अ बैटलडोर प्लेसेंटा और मार्जिनल प्लेसेंटा। दिस इज योर आंसर, दैट इज अ वेलामेंटोस प्लेसेंटा। देखो आपकी दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, ये उसकी वेसल्स है, वो कहाँ पे अटैच हो रही है? इसके मेम्ब्रेन की तरफ। ये पूरी, ये 3D पिक्चर्स नहीं है, लाइक दैट, ये पूरी मेम्ब्रेन पे ऐसा अटैच होती है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा वेलामेंटोस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर उसमें गया था, दैट इज द ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, वापस वही इमेज आई, ठीक है। डी, आप डी में देखोगे क्या कहना चाह रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट इनटू द मिडल। जैसे हमने बताया कि नॉर्मली कहाँ इंसर्ट होती है? मिडल में।
तो लेकिन वेलामेंटोस प्लेसेंटा में क्या होता है, अम्बिलिकल कोड इंसर्ट जो होती है वो फीटल मेम्ब्रेन, जैसा मैंने बताया कॉरियो एमनियोटिक, मतलब कॉरियन और एमनियोट, तो और देन वो ट्रैवल करती है होल प्लेसेंटा में, दैट इज द कॉल्ड प्लेसेंटा वेलामेंटोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। ओके, ये वैसे ओबीजी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि आपको फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनने को मिलती है। वैसे तो दो साउंड होती है नॉर्मली, S1 साउंड और S2 साउंड। S1 साउंड को बोलते हैं लब साउंड और इसको बोलते हैं डब साउंड। ठीक है, तो दैट इज S1 एंड S2। ओके, और दो और भी एबनॉर्मल साउंड होती है लाइक S3 एंड S4। मैं थोड़ा बहुत सबके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। S1 साउंड जो आपकी आती है, अच्छा ये साउंड आती क्यों है, जब भी आपके वॉल्व क्लोज होते हैं, जब भी आपके वॉल्व क्लोज होंगे तो उनके बंद होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो S1 साउंड जो होती है वो होती है आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने की वजह से। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कौन से हैं आपके, बिटवीन जो एट्रियम और वेंट्रिकल में होते हैं। अगर मैं राइट साइड में बोलूँ तो है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड में बोलूँ तो है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। इन वॉल्व के बंद होने से जो साउंड आती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, S1 साउंड या लब साउंड। ठीक है, S2 साउंड जब आपके सेमिल्यूनर वाल्व, S2 साउंड जब आपके सेमिल्यूनर वाल्व लाइक आपका एरोटिक वाल्व कहाँ पे होता है, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच में जो वाल्व होता है दैट इज द एरोटिक वाल्व। पल्मोनिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व किसको कहते हैं, जो आपका बिटवीन होता है राइट वेंट्रिकल और आपका होगा बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक में पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उनको बोलते हैं हम पल्मोनिक वाल्व। तो उन वाल्व के क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं S2 साउंड, और इसी साउंड को बोलते हैं डब साउंड। दो और एबनॉर्मल साउंड होती है, एक होती है आपकी S3 साउंड। S3 साउंड को वैसे नॉर्मली बोला जाता है वेंट्रिकुलर गैलोप साउंड। वेंट्रिकुलर गैलोप साउंड क्यों कहते हैं S3 को, ये एबनॉर्मल है, इट इज़ एबनॉर्मल साउंड। ये होता क्यों है, जैसे ही आपके वेंट्रिकुलर में, सपोज करो दिस इज योर हार्ट, मैं थोड़ा सा ओके, सपोज करो दिस इज योर हार्ट, और जब ब्लड आपका एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आता है, रश करता है, उस टाइम एक माइन्यूट सी साउंड आती है जिसको बोलते हैं S3 साउंड, और इसी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैलप साउंड, जो वेंट्रिकल के फीलिंग की वजह से आती है, दैट इज द S3 साउंड। S4 साउंड, ये S4 साउंड बिल्कुल पैथोलॉजिकल सिचुएशन है, पैथोलॉजिकल सिचुएशन जिसमें ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, आपका जो एट्रिया है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं S4 साउंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों साउंड के बारे में बता दिया, S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड एंड S4 साउंड। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है वो होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने से, जो आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर भी वही जाएगा। आगे बढ़ते हैं आंसर में। ओके, द फर्स्ट हार्ट साउंड, just a minute. Okay, first heart sound S1 is produced due to the closure of atrioventricular valve, that is the tricuspid and bicuspid, जैसा मैंने आपको बताया। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, premature separation of a normally implanted placenta during the second half of pregnancy, usually with a severe hemorrhage, is known as। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझते हैं। पहला हो रहा प्रीमेच्योर सेपरेशन, पहली बात, हो कब रहा है, सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, और थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जिसमें सीवियर हैमरेज होता है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जब प्लेसेंटा आपका लोअर यूटेराइन सेगमेंट में लग जाए, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अटैच हो जाए, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया मेनली 4 टाइप का होता है, एक होता है लो लाइन, एक होता है मार्जिनल, तीसरा होता है इनकम्प्लीट, चौथा होता है कंप्लीट। तो
प्लेसेंटा का लोअर यूटेराइन सेगमेंट को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, सेपरेशन को नहीं कहते। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? जो आपका एम्ब्रियो है, जो आपका जाइगोट है, जब ओवम और स्पर्म दोनों मिक्सअप हो जाते हैं तो उसको हम जाइगोट कहते हैं। जो आपका जाइगोट है वो यूटेराइन कैविटी में ना लग के कहीं और इम्प्लांट हो जाए। जैसे ये दो तरीके से हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हेन योर जाइगोट या योर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड टू अदर साइड ऑफ वॉल ऑफ द यूट्रस, आउटसाइड द यूट्रस भी हो सकता है। इसको जैसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन, दूसरा होता है इंट्रा यूटेराइन। मोस्ट कॉमन होता है आपका एक्स्ट्रा यूटेराइन, जिसमें सबसे ज़्यादा लगता है फैलोपियन ट्यूब में। जब वो जाइगोट आपका फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाए, दैट्स कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी नहीं है आपका। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, तो आपके ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। थर्ड ऑप्शन में बढ़ते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स किसको बोलते हैं? जब आपकी सर्विक्स जैसे ऐसे समझिए आप कि जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ने लगता है तो कुछ फीमेल्स में सर्विक्स इतनी कॉम्पिटेंट नहीं हो पाती है कि वो उस वेट को बियर कर पाए, जिसकी वजह से सर्विक्स ओपन हो जाती है और जो अंदर का फीटस है वो बाहर आ जाता है, जिसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा अगर एबॉर्शन होता तो किसकी वजह से होता है? आपका इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स की वजह से। और इसमें जो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही सूचर्स लगाते हैं वो सूचर्स होते हैं आपका मैकडोनाल्ड सूचरिंग। मैकडोनाल्ड सूचरिंग, किसी किसी बुकों में आपको शिरोडकर सूचरिंग भी मिलती है, लेकिन बेस्ट आंसर हम मानते हैं जो सूचरिंग के लिए वो मानते हैं मैकडोनाल्ड सूचरिंग। कुछ नहीं करते हैं, जिस मैकडोनाल्ड सूचरिंग जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल एनसर्कलेज ऑपरेशन। उसमें क्या करते हैं, सपोज करो दिस इज योर सर्विक्स, तो एक सूचर इस वे में लेते हैं और एक सूचर इस वे में लेते हैं और इन दोनों को टाइट करके टाई कर देते हैं ताकि ये जो अंदर का आपका फीटस है वो बाहर नहीं आए। और जैसे ही 36 वीक होगा, मतलब एट टर्म से एक वीक पहले इस सूचर्स को खोल दिया जाता है, फिर आपका प्रेगनेंसी करवा दिया जाता है। इसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स भी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या गया? अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है? प्रीमेच्योर सेपरेशन। आपका प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन तो बहुत करेक्ट जगह पे हुआ है, लेकिन हुआ क्या इसमें? प्रीमेच्योर, पहले ही जब सेपरेट होना था तब ना हो कि इसके पहले ही सेपरेट हो गया। ओके। और सीवियर हेमरेज क्यों होता है कि भाई जैसे आप समझो दिस इज योर प्लेसेंटा, दिस इज यूट्राइन वॉल। जैसे ही प्लेसेंटा यहाँ पे सेपरेट हुआ तो इसकी जो कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स हैं वो भी तो रप्चर होगी, और वो जैसे रप्चर होगी तो आपका सीवियर ब्लड बाहर आएगा, जिसको हम बोलते हैं सीवियर हेमरेज। वैसे अब्रप्शियो प्लेसेंटा की मैं बात करूँ तो दो टाइप का मेनली होता है, एक होता है रिविल्ड, एक होता है कंसील्ड। रिविल्ड में क्या होता है कि लेट डिस्कस, रिविल्ड में क्या होता है कि प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है आपका और सेंटर से डिटैच हो गया तो पूरा ब्लड आपका यहीं पड़ा रहेगा, ब्लड बाहर नहीं निकलता, दैट द रिविल। और कंसील में क्या होगा कि ये प्लेसेंटा आपके सेंटर से डिटैच होगा, तो सेंटर से जब डिटैच होगा तो पूरा ब्लड बाहर आएगा, और ये मोस्ट कॉमन टाइप अब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है। कुछ लोग मिक्स टाइप भी बोलते हैं, है ना। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या गया? डी। बढ़ते हैं आगे आंसर में। ओके, अब्रप्शियो प्लेसेंटा is defined as the premature separation of the placenta from the uterus. Patient with abruptio placenta called placental abruption. दोनों टर्मिनोलॉजी कहते हैं, प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटल अब्रप्शन। टिपिकली प्रेजेंट, देखो उसका जो क्लासिकल साइन है वो सीवियर ब्लीडिंग है, यूट्राइन कंट्रैक्शन है और फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा रिमूव हुआ, आपका जो कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड यूट्रस, जैसे प्लेसेंटा, ये यूट्रस की वॉल है, ये आपका प्लेसेंटा है ना, जैसे ये डिटैच हुआ तो उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होगी, रप्चर हुई तो ब्लड हैमरेज होने लगेगा। हैमरेज होने की वजह से जो आपका बेबी है, लुक एट दिस, ये बेबी इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, जो बेबी है उसको ऑक्सीजन इतनी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, और जिसकी वजह से फीटल किस में जाएगा? डिस्ट्रेस में, दैट इज़ अ फीटल डिस्ट्रेस
सिंड्रोम, है ना। तो दैट इज़ योर अब्रप्शो प्लेसेंटा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे नर्सिंग का ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो डाला था उसमें व्यूज़ तो बहुत अच्छे आए, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया। अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ताकि मुझे भी लगे कि यार और मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। देख क्वेश्चन समझना क्या पूछना चाह रहा है। हमारा जो मेन टॉपिक जिसके बारे में पूछ रहा है दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या पूछ रहा है? नॉर्मल कलर पूछ रहा है। व्हेन द बैग ऑफ वाटर, जो आपका बैग ऑफ वाटर है वो रप्चर हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमको कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दे रखी है, मतलब नॉर्मल है, और कोई भी हमको वीक नहीं दे रखा है। इन द सेंस हम मानेंगे एट टर्म। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, लगता बहुत इजी है, तो हम क्या मानेंगे? एट टर्म। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं बता रखी है, तो ऑब्वियस है एट टर्म है तो वैसे तो क्लियर होता है या टर्बिड मान सकते हैं। दोनों आंसर हमारे सही होंगे, या तो क्लियर हो सकता है या टर्बिड या स्ट्रॉ कलर। एट टर्म जो बोलते हैं हम स्ट्रॉ कलर भी हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं। ओके, पहले ही ऑप्शन में हमारे पास क्लियर दे रखा है, तो जब भी नॉर्मल कलर अगर हम देखें तो वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का क्लियर, स्ट्रॉ कलर, टर्बिड कलर। तो हमें पहले ही ऑप्शन में क्लियर मिला, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चल गया? क्लियर। फिर भी मैं बाकी ऑप्शंस को ज़रूर डील करूँगा। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आपको मिलता है पोस्ट मैच्योरिटी में। पोस्ट मैच्योरिटी में इन द सेंस कि जब बेबी आपका 38 वीक के बाद अगर टर्म हो रहा, पोस्ट टर्म हो रहा है, पोस्ट मैच्योरिटी में जो आपको कलर मिलता है वो कौन सा मिलता है? ग्रीनिश येलो। मैंने यहाँ पे एक एस कर रखा है जिसका मतलब होता है सेफ्रॉन कलर। अगर एग्जाम में ये ना कि सेफ्रॉन कलर भी आ रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा? पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ता हूँ। डार्क ब्राउनिश कलर आपको मिलता है, तो डार्क ब्राउनिश कलर जो आपको मिलता है वो मिलता है इंट्रा यूटेराइन डेथ में। जो आपको मिलता है इंट्रा यूटेराइन डेथ में। बहुत बार इसका कलर और पूछा जाता है, जो होता है टोबैको जूस कलर भी कहते हैं इसको, डार्क ब्राउनिश कलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गोल्डन कलर होता है आपका RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में। जब भी RH इनकॉम्पिटिबिलिटी होगा तब आपको जो कलर मिलेगा दैट इज़ द गोल्डन कलर। ये एबनॉर्मलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है। लेकिन एट टर्म आप देखो तो आपको क्लियर मिल सकता है, स्ट्रॉ मिल सकता है, ये भी करेक्ट आंसर है, पेल टर्बिड मिलेगा वो भी करेक्ट आंसर है। तो ये सभी आंसर हैं आपके नॉर्मल कलर में। बाकी ये तीनों कलर हैं आपके एबनॉर्मल कलर में। यहीं पे मैं चाहूँ तो एक और चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ। एक ग्रीनिश कलर, सिर्फ ग्रीन मेकोनियम एस्पिरेशन में आपको देखने को मिलता है। सिर्फ ग्रीन आपको मिलता है मेकोनियम एस्पिरेशन में। बढ़ता हूँ आगे। यस, करेक्ट आंसर आपका ए है। ठीक है, यहाँ पे मैं और चीज़ें, जैसा मैंने बताया ग्रीन कलर आपको मिलता है मेकोनियम सस्टेन में, मतलब मेकोनियम एस्पिरेशन में। गोल्डन कलर आपको मिलता है RH आइसोइम्नाइजेशन में, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में। सेफ्रॉन कलर आपको जो मिलता है वो मिलता है पोस्ट मैच्योरिटी में, जिसको ग्रीनिश येलो कलर। देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछते हैं। अभी दिल्ली एम्स में एक क्वेश्चन पूछा था, ये इसमें बोल दिया था ग्रीनिश येलो कलर कौन सा होता है, सेफ्रॉन कलर नहीं दिया था। तब आपको क्या राइट करना है? पोस्ट मैच्योरिटी। डार्क ब्राउन दैट इज द इंट्रा यूटेराइन डेथ, और जिसका कलर होता है टोबैको जूस कलर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं जो ट्रिक बताता हूँ कि तंबाकू खाने से आदमी मर जाता है, मतलब टोबैको खाने से डेथ हो जाती है, मतलब टोबैको खाने से क्या हो जाती है? डेथ। मतलब टोबैको जूस कलर किस में मिलेगा? इंट्रा यूटेराइन डेथ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पहले से मिलता जुलता है, ये तो आप भी अब बता देंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रीनिश डिस्कलराइजेशन। आपको एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीनिश डिस्कलराइजेशन किस में मिलेगा? तो ऑब्वियस है, मैंने अभी आपको बताया था मेकोनियम। जब भी बेबी मेकोनियम एस्पिरेट कर रहा है तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? आपका ग्रीनिश कलर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
Yes, greenish colors is indicate to meconium sustained amniotic fluid. It indicate the, yes, this is very important. अगर ग्रीनिश कलर आ रहा है मतलब तो एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट किया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। बेबी कहीं ना कहीं, फीटस कहीं ना कहीं कौन किस डिस्ट्रेस में जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। और इसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया था, व्हेन अ बेबी इज वेंट टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो आप एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा देखोगे, तो कौन सा देखोगे, मैकोनियम कलर, मैकोनियम एस्पिरेट किया हुआ, और कलर कौन सा देखोगे, ग्रीनिश कलर। तो ये इससे आपके 2-3 क्वेश्चन और क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट कंफर्ट ड्यूरिंग लेबर, नर्स एडवाइज अ क्लाइंट टू अज्यूम सर्टेन पोजीशन एंड अवॉइड अदर, विच पोजीशन में कॉज मैटरनल हाइपोटेंशन एंड फीटल हाइपोक्सिया। देखो क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, लेबर को कंफर्ट देने के लिए नर्स कौन सी पोजीशन एडवाइस करेगी और बाकी को अवॉइड करेगी। ठीक है, ये पहले 3 लाइनों में कहा, लेकिन इन 2 लाइनों में वापस क्वेश्चंस को घुमाया गया। क्वेश्चन समझना, देखो स्टार्टिंग की 3 लाइनें कुछ और कह रही है, लेकिन बाद की 2 लाइनें कुछ और की है। तो विच पोजीशन में कॉज मैटरनल हाइपोटेंशन, हमारा क्वेश्चन ये रहा है ना, हमारा जो आंसर देना है हमको इस 2 वर्ड्स के बिहाफ पे देना है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जो मैटरनल हाइपोटेंशन करेगी और फीटल हाइपोक्सिया करेगी। ठीक है, तो ये हमारा मेन क्वेश्चन है ना। तो डिस्कस करते हैं कौन सी पोजीशन ये करती है। सबसे पहले लैटरल पोजीशन। ठीक है, लैटरल पोजीशन, जैसे कि लैटरल पोजीशन कौन सी होती है, जहाँ पे लैटरल पोजीशन वैसे कंफर्ट देता है ना। लैटरल पोजीशन आपका कंफर्ट देता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैटरनल हाइपोटेंशन होगा क्यों, है ना। मैटरनल हाइपोटेंशन होगा क्यों, कौन सी पोजीशन में हो सकता है। लेट्स सी, सपोज करो दिस इज़ योर फीमेल, ये आपकी सुपाइन पोजीशन में सपोज करो, और आपके राइट हैंड साइड में दिस इज़ योर, मैं एक और स्लाइड लेके बताता हूँ आपको, फ्लैश स्लाइड। ओके, नो, यही ज़्यादा सही है, नहीं तो पूरा वो चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, यह है आपकी इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे होता है आपका यूट्रस, जैसे जैसे यूट्रस ये ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा ऊपर आ गया, तो ये जो यूट्रस है वो प्रेशर डालेगा आपका इंफीरियर वेना केवा पे। अगर इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर डालेगा तो जो यहाँ पे आपका हार्ट है उसके पास ब्लड कम पहुँचेगा, ब्लड कम पहुँचेगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कम होगा, जिसकी वजह से मैटरनल हाइपोटेंशन होगा, है ना। मैं एक बार और फिर से इसको क्लियर करता हूँ। देखो इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई, चलो कोई ना। तो सुपाइन पोजीशन अभी है, सुपाइन पोजीशन में ये आईवीसी के ऊपर यूट्रस का प्रेशर पड़ रहा है। आईवीसी का प्रेशर, आईवीसी पर प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट पे इतना ब्लड नहीं पहुंच पाता। अगर हार्ट के पास ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा तो वो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा नहीं कर पाता। अगर कार्डियक आउटपुट नहीं कर पाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, जिसको हम बोलते हैं मैटरनल हाइपोटेंशन। और अगर मैटरनल हाइपोटेंशन है तो मैटरनल हाइपोटेंशन है तो मैटरनल हाइपोटेंशन में होगा क्या कि भाई ब्लड चूंकि प्लेसेंटा के पास ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, चूंकि प्लेसेंटा के पास ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो बेबी के पास भी ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अगर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा इन द सेंस आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो फीटल को क्या होगा, फीटल हाइपोक्सिया, है ना। तो ये दोनों सिचुएशन कौन सी पोजीशन में होती है, सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, ना ही स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, ना स्क्वाटिंग पोजीशन में होगी, और ना ही लैटरल। लेकिन अगर इसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन, सुपाइन पोजीशन की वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है, इसलिए वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन। इसीलिए हम पेशेंट को लैटरल पोजीशन देते हैं, है ना। मदर को कहा जाता है आप लैटरल पोजीशन में रहो, स्पेशली हम बोलते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में रहो, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसमें, सी। बढ़ते हैं आगे स्लाइड में। Yes, see, in supine position, the weight of the uterine content press on the inferior vena cava. जैसा मैंने बताया आईवीसी पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न स्लो होगा हार्ट पे, हैंस
तो कार्डियक आउटपुट कम और कार्डियक आउटपुट की वजह से मैटरनल हाइपोटेंशन और मैटरनल हाइपोटेंशन की वजह से फीटल हाइपोक्सिया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को नर्सिंग का ज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 31-year-old multipara is admitted to the birth room after initial examination reveals her cervix to be 8 centimeter and completely effaced at यहाँ पे जीरो स्टेशन है, जीरो स्टेशन। व्हाट फेज ऑफ लेबर इज शी इन। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस थोड़ा समझना, क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहे हैं। एक मल्टीपैरा मतलब जिसने दो से ज़्यादा बेबी को बर्थ करवा चुकी है फीमेल, दैट इज़ योर मल्टीपैरा। क्लियर है। नाउ वो आपकी एडमिट हो रही है। नाउ अभी नेक्स्ट जो आपको चीज़ों को क्वेश्चंस में देखना है वो क्या है, आपको यहाँ पे कितना सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, 8 सेंटीमीटर, और सर्विक्स आपकी कंप्लीट इफेज्ड है 100%। ठीक है, तो कौन सी फेज़ में चल रहा है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताऊँगा लेबर की स्टेजेस, है ना। तो यूँ देखा जाए तो लेबर की 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 4 जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। सर्विकल स्टेज में होता क्या है कि ट्रू लेबर पेन से लेके 100% सर्विक्स 100%, हाँ इफेज भी कह सकते हो, या कंप्लीट 10 सेंटीमीटर सर्विक्स के डायलेशंस को हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। ठीक है, जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है वो क्या होता है, 10 सेंटीमीटर कंप्लीट डायलेशन से एक्सपल्शन ऑफ फीटस को हम क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज। इसी स्टेज को फीटल स्टेज भी बोलते हैं। क्लियर है। नाउ थर्ड स्टेज की मैं बात करूं तो थर्ड स्टेज को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। व्हाट इज द प्लेसेंटल स्टेज? प्लेसेंटल स्टेज इन द सेंस कि जब आपका बेबी बर्थ हो गया, बेबी फीटस के बर्थ होने से लेके प्लेसेंटा के बर्थ होने को क्या बोलते हैं, स्टेज थर्ड। व्हाट इज द स्टेज 4? इट इज़ द ऑब्जर्वेशनल स्टेज, है ना, कि आफ्टर प्लेसेंटा के बाद हम 30 मिनट्स ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो ये चारों स्टेज होती है ना। अब स्टेज फर्स्ट को हम मेनली 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं। पहला डिवाइड करते हैं लेटेंट फेज़ में और दूसरा हम डिवाइड करते हैं एक्टिव फेज़ में। देखो यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को मैं थोड़ा सा डीप ले जा रहा हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। पहली फेज़ होगी आपकी लेटेंट फेज़ और सेकंड फेज़ होगी आपकी एक्टिव फेज़। ठीक है, लेटेंट फेज़ क्या होती है वो समझो। व्हाट इज़ द लेटेंट फेज़? लेटेंट फेज़ जो होती है आपकी ट्रू लेबर पेन से लेके द इनिशिएशन ऑफ ट्रू लेबर पेन से लेके 3 से 4 सेंटीमीटर सर्विक्स के डायलेशन तक। लेटेंट फेज़ किसको बोलते हैं? ट्रू लेबर पेन से लेके 3 से 4 सेंटीमीटर सर्विक्स के डायलेशंस को क्या बोलते हैं, लेटेंट फेज, या बोलते हैं 100% इफेजमेंट ऑफ सर्विक्स। क्लियर है। नाउ अब मैं आता हूँ एक्टिव फेज। हमारा जो आंसर मिलेगा हमको इसमें मिलेगा एक्टिव फेज। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इरेज ऑल। नाउ एक्टिव फेज 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन से लेके टू कंप्लीट 10 सेंटीमीटर डायलेशंस को बोलते हैं हम एक्टिव फेज। ठीक है, एक्टिव फेज के भी 3 टाइप होते हैं। ये ज़्यादा डीप हो रहा है, आई नो दैट, लेकिन आपको इस आंसर को समझने के लिए समझना पड़ेगा, है ना। पहले व्हाट इज़ एक्टिव फेज? 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन से लेके कंप्लीट 10 सेंटीमीटर डायलेशंस ऑफ सर्विक्स को हम बोलते हैं एक्टिव फेज। ये आपकी मेन 3 टाइप की होती है। मैं आपको एक इमेज के थ्रू और थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊँ। ओके, लेट्स सी। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज़ द ट्रू लेबर पेन से लेके ये कंप्लीट सर्विक्स डायलेशन को। सेकंड स्टेज लेबर कंप्लीट सर्विक्स डायलेशन से लेके फीटस के एक्सपल्शन तक। थर्ड स्टेज एक्सपल्शन ऑफ फीटस टू द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज द थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टेज। नाउ अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, सॉरी अगर आपको दिख पा रहा है तो अच्छी बात है। ओके, जैसा मैंने बताया एक्टिव फेज एडिशनल 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक्सीलरेशन फेज, सेकंड फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, और थर्ड होती है आपकी डिसलेरेशन फेज। ठीक है, तो एक्सीलरेशन फेज में क्या होता है कि सर्विक्स धीरे धीरे डायलेट होने लगती है,
4 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तक सर्विक्स के डायलेशंस को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन फेज, है ना। ये आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। नाउ मैक्सिमम स्लोप मतलब अब यहाँ पे आके सर्विक्स का इतना डायलेशन जो टाइम के साथ होना है वो नहीं होगा, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम स्लोप। अब इसके बाद जितना टाइम के साथ सर्विक्स को डायलेट होना था वो डायलेट नहीं होगी, ठीक है। नाउ अब आते हैं डिसेलरेशन फेज। डिसेलरेशन फेज में 8 से लेके 10 सेंटीमीटर तक जो लास्ट डायलेशन होता है वो होता है, और इसी फेज को बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। देखो यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखो दिस इज अ फेज ऑफ एक्सीलरेशन, दिस इज अ फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, और दिस इज द डिसेलरेशन फेज, है ना। और इसी फेज को बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज, जिसमें कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है, 8 से लेके 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कर्व बताया है इसको बोलते हैं फ्रीडमैन कर्व, है ना। इसको बताया है फ्रीडमैन कर्व, और यही कर्व आपके जाके अभी जो हम यूज़ करते हैं इसको चेंज करके वो हम करते हैं पार्टोग्राफ, है ना। अभी जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द पार्टोग्राफ, ठीक है। अब मैं मेरे थोड़े से क्वेश्चन में वापस बढ़ना चाहूँगा। ओके, ये है मेरा क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ी बात, रिवील दैट सर्विक्स कितना सेंटीमीटर डायलेट है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर कंप्लीटली इफेज है, ठीक है। नाउ तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव फेज। एक बार मैं इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ, एक्टिव फेज को। एक्सपल्सिव फेज, एक्सपल्सिव फेज कौन सा होता है, जब आपका बेबी निकल रहा होता है, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो भाई ये तो आपका आंसर गलत हो गया, है ना, क्योंकि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात हो रही है ना। और सर्विक्स आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में डायलेट होता है। नेक्स्ट लेटेंट फेज, जैसा मैंने आपको बताया था लेटेंट फेज में कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है, 3 से लेके 4 सेंटीमीटर, जबकि ऑप्शन क्या पूछ रहा है, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं हम एक्टिव फेज में। एक्टिव फेज में 3 फेज, फेज ऑफ एक्सीलरेशन, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड फेज ऑफ डिक्लेरेशन। फेज ऑफ एक्सीलरेशन में आपका 4 से लेके 7 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है ना। मैक्सिमम स्लोप में ज़्यादा ना डायलेट होता ना कुछ होता है, और डिसेलरी फेज में 8 से लेके 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांजिशनल फेज। द करेक्ट आंसर इज द डी। देखो मैं कहने में आपको सीधा भी बोल सकता हूँ, लेकिन इतना क्वेश्चंस कर रहे हो, इससे आपका एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ट्रांजिशनल फेज 8 सेंटीमीटर के डायलेशंस को बोलते हैं, जब आपकी सर्विक्स 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट है, इन द सेंस कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि नाउ द सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अरेंज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। फेलोपियन ट्यूब को कैसे अरेंज करना है, मीडियल टू द लैटरल, है ना। तो पहले फेलोपियन ट्यूब की बात कर देते हैं। फेलोपियन ट्यूब आपकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है, जिसके कितने पार्ट होते हैं, 4। सबसे पहला इंटरस्टिशियल होता है, सेकंड होता है आपका स्थमस होता है, थर्ड होता है आपका एम्पुला, और चौथा होता है आपका इनफंडिबुलम। ओके, ये 4 पार्ट है। अभी क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, मीडियल टू लैटरल, है ना। तो मैं आपको एक इमेज से समझाना चाहूँगा इसको। देखो सी, यहाँ पे मैंने 2 इमेज दे रखी है, दिस इज योर यूट्रस, दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब। तो ये वाली साइड है जो है आपकी मीडियल साइड, और ये वाली साइड कौन सी है, लेटरल। क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, मीडियल टू लेटरल, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं यूट्रस बना लेता हूँ, ठीक है। ये है हमारा, ये दूसरी फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियल वाला पार्ट है, ये हमारा लेटरल वाला पार्ट है। तो मीडियल वाले सबसे पहले पार्ट में क्या आता है, हमारा ये वाला पार्ट है इंटरस्टिशियल। दिस पार्ट इज द इंटरस्टिशियल। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, इंटरस्टिशियल। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, स्थमस। थर्ड पार्ट क्या है, एम्पुला। और चौथा पार्ट है हमारा इनफंडिबुलम। तो ये है हमारा मीडियल टू लेटरल। बढ़ते हैं वापस क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा इंटरस्टिशियल, यस। तो फर्स्ट हमारा जो होगा दैट इज द ए। सबसे पहला हमारा मीडियल का है ए, अच्छा। उसके बाद स्थमस करेक्ट है, बी। इसके बाद एम्पुला, सी। और इसके बाद आता है हमारा इनफंडिबुलम। तो जिस ऑप्शन में ए बी सी डी होगा वो हमारा करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए में ही ए बी सी डी दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज ए बी सी डी, ठीक है।
यस, द करेक्ट आंसर इज द ए। इंटरस्टिशियल्स को इंट्राम्यूरल भी कहते हैं। वैसे मैं दोस्तों बहुत जल्दी इन सभी पे बहुत बड़े लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, कंप्लीट लेक्चर इनके सब्जेक्टिव वाइज लेके आने वाला हूँ, ताकि आपको एक ही जगह पे कंप्लीट चीज़ें मिल जाए, आपको इसके अलावा कहीं नहीं। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार आप मेरा लेक्चर देखेंगे, आपको कोई और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नाउ, विच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप ऑफ sperm facilitate the penetration of zona pellucida of ovum। क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है, ऐसा कौन सा केमिकल है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्रोमियल टिप पे ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो एक्रोमियल टिप है वहाँ पे प्रेजेंट है, और जो ओवम के जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। सपोज करो मैं थोड़ा सा स्पर्म बना लेता हूँ, दिस ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा, ओके एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज योर एक्रोसोमल कैप। ये ओवम के जो जोना पेल्यूसिडा होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो ओवम की होती है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाद आपका वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है, इस स्पेस को पेरीविटलिन स्पेस कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस होता है, ये ओवम की एक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर कौन सा केमिकल भरा होता है, ये उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो बढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में होता है, HCl जिसको बोलते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। हायालुरोनिडेज, यस दिस द करेक्ट आंसर। हायालुरोनिडेज एक्रोसोमल कैप में एंजाइम भरा होता है जो आपके जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा बी। फिर भी एक और तीसरा ऑप्शन देख ले, फॉर्मलिन। फॉर्मलिन भी नहीं होता, फॉर्मलिन मेनली आपके ये इसमें काम आता है डिसइंफेक्टेंट में। एसिटाइल कोलिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, मैंने एक इमेज भी दे रखी है, सी यहाँ पे इमेज में और आपको अच्छे से दिख पाएगा। सी ये है आपका एक्रोसोमल कैप, इट इज़ अ हेड, ये हेड है, ये नेक है, और ये है आपका टेल। क्लियर, ये आपके चार पार्ट हैं, हेड, नेक, बॉडी, ये दिस इज द बॉडी, यस दिस इज द बॉडी और टेल। तो हेड के आगे एक एक्रोसोमल कैप होता है जिसके अंदर ये एंजाइम भरा रहता है, जिसको बोलते हैं हायालुरोनिडेज। क्लियर है, तो ये आपका नॉर्मल इमेज है किसकी, स्पर्म। नो ओके, हायालुरोनिडेज इज अ केमिकल प्रेजेंट इन द acromial tip of the sperm which facilitate the penetration of zona pellucida of the ovum, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true regarding RU486। क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है अबाउट द RU486 में। सॉरी, मैं ये पानी पी रहा था, इसके लिए उठा था। ओके, क्वेश्चन बहुत क्लियर है। RU486 के लिए कौन सी चीज़ें ट्रू है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ RU486। RU486 एक तरीके का हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पोस्ट कॉइटल पिल है, पोस्ट कॉइटल पिल है। कुछ लोग कुछ फार्मा कंपनी बताते हैं अगर विदिन 70 डेज़ में भी अगर आप कॉइटस करने के बाद भी इसको लोगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो RU486 करता क्या है, लेट डिस्कस करते हैं। इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, नहीं ये फर्टिलाइजेशंस को प्रिवेंट नहीं करता है। ये आपके इम्प्लांटेशन में ज़रूर करता है, इम्प्लांटेशंस में प्रिवेंट करता है। हैज़ एफिनिटी फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर, नहीं ये प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर के साथ एफिनिटी रखता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि RU486 किसके रिसेप्टर के साथ करता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन के जो रिसेप्टर होते हैं इनके साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये भी बात ट्रू नहीं है, पहली बात भी सत्य नहीं है, दूसरी भी सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। लेट डिस्कस थर्ड, सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट प्रेगनेंसी 90% केस, नहीं भाई, एक्चुअल में ये 99.91% ये प्रेगनेंसी को सिंगल डोज
प्रेगनेंसी नहीं होने देगा, इतनी उसकी अच्छी रेट है, मतलब ये प्रेगनेंसी इतने प्रतिशत में नहीं होने देगा। नेक्स्ट, कॉज डिलेड मेस्ट्रुएशन, यस ये इट इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, मेस्ट्रुएशंस को डिले करेगा। मेस्ट्रुएशंस को डिले कैसे करेगा, आओ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, RE486 क्या है, एक तरीका का मिफिप्रिस्टोन है, जिसमें ये मेनली किसके रिसेप्टर के साथ एफिनिटी रखता है, प्रोजेस्टेरोन के साथ, और एंडोमेट्रियम में जो प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर है वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण होगा क्या कि डेसिडुआ जो आपकी है, जो एंडोमेट्रियम है, वो शेडिंग ऑफ हो जाएगी, जल्दी शेडिंग ऑफ होगी, जिसकी वजह से आपकी मेस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी सी लेट आएगी, जो मेस्ट्रुअल साइकिल्स में क्या होगा, डिलेड होगा। और 10 mg 99.1% केसेस में आपकी प्रेगनेंसी ये नहीं होने देगा, प्रिवेंट करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या गया था, डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ मेजरिंग बीटा HCG लेवल इन सीरम। अगर बीटा HCG लेवल आपको सीरम में करना है तो सबसे बेस्ट जो है दैट इज़ द रेडियो इम्यूनो एसे, है ना, सबसे बेस्ट है, वेरी सेंसिटिव टेस्ट है। और अगर बहुत इसके अमाउंट मुझे याद नहीं है तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, तो ये सबसे सेंसिटिव है और सबसे बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है बीटा HCG के लिए। यस, बीटा HCG रेडियो इम्यूनो एसे इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ बीटा HCG लेवल इन सीरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड में। ओके, फॉल्स रिगार्डिंग हार्मोन लेवल इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। फॉल्स रिगार्डिंग हार्मोन लेवल ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये पूछना चाह रहा है कि भाई एक डिजीज़ है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें से कौन सा हार्मोन लेवल फॉल्स है, गलत बताया गया है ऑप्शंस में। तो पहले PCOD को थोड़ा डिस्कस कर लें क्या, यस PCOD को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। PCOD क्या होता है, जो आपकी ओवेरी होती है, ओवेरी में जो फॉलिकल्स होती हैं, वो फॉलिकल्स आपके स्टोन लाइक फॉर्म हो जाती हैं, जो फॉलिकल्स होती है वो स्टोन लाइक फॉर्म हो जाती हैं। और मैं कलर थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। ओके, और ये जो फॉलिकल्स हैं ये आपकी एंड्रोजन सिक्रेट करती है। ये क्या सिक्रेट करती है, एंड्रोजन। इस एंड्रोजन की वजह से, चूंकि फीमेल में इतना एंड्रोजन नहीं होता है जितना मेल में होता है, अगर फीमेल में ये भी एंड्रोजन रिलीज करने लग गया तो फीमेल में हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी। क्या ज़्यादा होने लगेगा, हेयर ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म, तो एक क्लिनिकल फीचर्स जो आपको मिलता है वो कौन सा मिलता है, हिरसुटिज्म। ठीक है, नाउ तो पहली बात, चूंकि ये आपका ओवेरी है, ये आपकी फॉलिकल सब हार्ड शेप में आ गई है, हार्ड होगी, और क्या रिलीज़ कर रही है, एंड्रोजन। तो एक बात तो है कि भाई इस डिजीज़ में एंड्रोजन का तो लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज द एंड्रोजन। ये तो सही बात है, ये गलत बात नहीं, सही बात है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपका एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आई थिंक सो यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है प्रोलैक्टिन, जो कि आपके मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है। किस पे काम करता है, मेमोरी ग्लैंड पे। और मेमोरी ग्लैंड पे जाके ये आपके ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाना या मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करना, ये इसमें हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन के लिए जो सेल्स जिम्मेदार होती है वो होती है आपकी लैक्टोट्रोपिन्स। जो सेल्स जिम्मेदार होती है वो कौन सी होती हैं, लैक्टोट्रोपिन्स। ठीक है, लेकिन इसका PCOD में कोई काम नहीं रहता है, PCOD में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ऑप्शन ए आपका नहीं है, ऑप्शन बी अभी हमारे पास क्वेश्चन मार्क में है। इंक्रीज LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ये बात सही है। PCOD में LH और FSH दोनों का लेवल बढ़ता है ना, क्योंकि फॉलिकल्स तो प्रेजेंट है, तो फॉलिकल्स को प्रेजेंट FSH रिलीज होगा, FSH के टुवार्ड आपका LH भी रिलीज होता है ना, तो ये दोनों का तो लेवल बढ़ेगा, है ना। तो जो हमारा इसमें जो फॉल्स रिगार्डिंग हार्मोन है वो कौन सा है आपका, बी।
ये नहीं बढ़ता, बाकी तीनों हार्मोन लेवल आपके बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है। पीसीओडी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसको स्टेन लेवेंटाइल सिंड्रोम भी बोलते हैं, स्टेन लेवेंटाइल सिंड्रोम, क्योंकि इन लोगों ने, इन दो फिजिशियन ने, इन दो गायनेकोलॉजिस्ट ने इस डिजीज़ को डिस्कवर किया था, स्टेन लेवेंटाइल सिंड्रोम। इसी को पर्ल नेकलेस भी बोलते हैं, पर्ल नेकलेस। पर्ल नेकलेस क्यों बोलते हैं? पर्ल नेकलेस, देखना, क्योंकि ये जो आपका ओवेरी है, इसमें जो ये स्टोन टाइप हो रहा है, तो ऐसा लगता है जिसने कोई गले में मोतियों की, मतलब मोती समझते हो ना, पर्ल लाइक कोई माला पहनी है, तो उसकी वजह से उसको पर्ल नेकलेस डिजीज़ भी कहते हैं। चूँकि ये एंड्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, इसको हाइपर एंड्रोजेनिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसके 2-3 नाम है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ले आपको। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने एक इमेज डाल रखी है, सी हाउ ब्यूटीफुल। देखना आप यहाँ पे, दिस इज़ योर ओवेरी, है ना, और इसमें जो फॉलिकल्स बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाली फॉलिकल्स ये ऐसे जमी है जैसे किसी ने गले में पर्ल नेकलेस जैसी कोई माला पहनी, और ये सभी पत्थर लाइक, स्टोन लाइक बन जाती है ना। तो ओ, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, वेरी नाइस। ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का, और ये एंड्रोजन रिलीज़ करता है, ये एंड्रोजन रिलीज़ करता है। एंड्रोजन की वजह से फीमेल में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, और हेयर ग्रोथ होने की वजह से हिरसुटिज्म, हर जगह जगह पे बाल आने लगते हैं, है ना। ओके, क्लिनिकल मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ। फर्स्ट क्लिनिकल फीचर आपको समझ में आ गया होगा, हिरसुटिज्म। मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज क्यों होगी? क्योंकि आप समझना यहाँ पे, चूँकि आपका ओवेरी आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है, चूँकि ना एस्ट्रोजन निकल पाएगा ना प्रोजेस्टेरोन, तो जो मेस्ट्रुअल साइकिल्स की जो इनिशिएशन होना होता वो नहीं आएगा, तो इसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज होगी। एक्एंथियकस निग्रिकेंस क्या होता है? ये बफेलो हम्प लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, बफेलो लंप, जैसे आप फीमेल का आप ये का स्कैपुला वाले पोर्शन पे देखेंगे तो जैसे बफेलो का कैसे हम्प निकल आता है, उसको बोलते हैं एक्एंथिकस निग्रिकेंस। एक्ने होने लगते हैं, ओबेसिटी ज़्यादा होने लगती है फीमेल्स में। ये इंसुलिन रेसिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके लिए एक बहुत बड़ी मैकेनिज़्म है, मैं अभी नहीं समझा सकता। जब मैं पीसीओडी कंप्लीट डिस्कस करूँगा तो ये क्यों क्यों होता और भी मैं डिस्कस करूँगा। फैटी लीवर क्यों हो रहा है उसका भी है, स्लिप डिसऑर्डर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका भी रीज़न है। बट अभी अभी आप ये 2-3 चीज़ें समझिए। हिरसुटिज्म इसका मेन फीचर है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज होती है, और दैट इज़ अ पीसीओडी। ओके, ये कुछ हार्मोन जो बढ़े हुए लेवल मैंने दिखा रखे हैं, एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का एलएच बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएसएच और एलएच का ग्रेटर देन 2 हो जाता है, और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम होता है। ये मैं कंप्लीट पीसीओडी जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं डिस्कस करूँगा आपसे। बढ़ता हूँ आगे। ओके, मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज, वैसे इस क्वेश्चंस को देखते ही अगर आपके सामने अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता तो आप आंखें बंद करके, मुझे पता है आप यही अल्फा फिटोप्रोटीन राइट करके आते हैं और कहते हैं कि दिस द करेक्ट आंसर, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को घुमा रखा है। ठीक है, समझना, जब भी कभी आपको एसिटाइल कोलिन एस्टरेज मिले तो दैट इज़ द बेस्ट मार्कर ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर ये नहीं मिले देन यू आर गोइंग टू द अल्फा फिटोप्रोटीन, इज़ अ वेरी सेंसिटिव मार्कर, इज़ अ वेरी सेंसिटिव मार्कर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी, ना कि ए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, है ना। यस, करेक्ट आंसर सी है। देखो, होते दोनों हैं, बोथ मैंने लिख रखा है, अल्फा एंड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज दोनों न्यूरल ट्यूब के मार्कर है, लेकिन स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। बढ़ता हूँ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ 30 years old girl came to the casualty with a acute lower abdominal pain. She had a cyclical pain for last 6 months. She has not yet attained her menarche. On examination, a tense bulge was seen in the region of the hymen, the most probable diagnosis. देखो, आप समझना क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक 13 year old गर्ल है आपके पास, कैजुअलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रही है। क्या कंप्लेन लेके? लोअर एब्डोमिनल पेन, साइक्लिक पेन आ रहा है इसको लास्ट 6 मंथ से। तो समटाइम्स एग्जामिनर सोचता है कि नाउ शी इज़ कम फॉर द मेनार्की, लेकिन
हिस्ट्री पे पता चल रहा है कि शी नॉट येट अटेन द मेनार्की, उसको अभी तक मेनार्की नहीं आया, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तक नहीं आया। लेकिन एग्जामिनेशन जैसे किया एग्जामिनर ने, तो उन्होंने देखा क्या, द बल्ज वाज सीन ऑन द हाइमन। ठीक है, तो कौन सा डायग्नोसिस हो सकता है? ऑप्शन पहला जो है दैट इज अ मेयर रॉकिंटेंसी कस्टर हाउजर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है? जब आपकी मुलेरियन डक्ट नहीं बनती है। मुलेरियन डक्ट जो आपका फैलोपियन ट्यूब बनाती है, जो आपका यूट्रस बनाती है और कुछ पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ वेजाइना भी बनाती है। तो वो मुलेरियन डक्ट जब नहीं बनती है, मुलेरियन अजेनेसिस होता है, जिसको बोलते हैं मेयर रॉकिंटेंस्की कस्टर हाउजर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, परफोरेटेड हाइमन। यस, अगर आपको हाइमन बहुत ज़्यादा बल्स दिख रहा है तो हमारा जो डायग्नोसिस बनेगा वो क्या बनेगा? इम्परफोरेटेड हाइमन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। अशरमान सिंड्रोम क्या होता है कि बहुत बार फीमेल्स के DNC होता है, DNE हो रहा है, तो इस टाइम यूट्रस में कंप्लीट उस कंसेप्शंस के प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट बाहर अंदर रह गया। वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशंस करेगा और यूट्रस में पूरे लाइक दैट पूरा यूट्रस आपका ऐसे हो जाता है, जिसको बोलते हैं असरमान सिंड्रोम। ठीक है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया ये तो है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आंसर बी। ठीक है, इम्परफोरेटेड हाइमन। यस, आंसर बी, इम्परफोरेटेड हाइमन दैट प्रिवेंट द ड्रेनेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। दिस रिजल्ट, अच्छा इससे क्या होगा? आपकी हाइमन इम्परफोरेट हो गई है, आगे आ चुकी है, जिसकी वजह से जो वेजाइना के ब्लड आना था वो बाहर नहीं आएगा, वो वेजाइना के अंदर ही रहेगा, है ना। और जिसकी वजह से फीमेल को, उस 13 ईयर्स ओल्ड फीमेल को, गर्ल को एब्डोमिनल पेन लास्ट 6 मंथ से हो रहा था, है ना। और बस यही है, और जिसकी वजह से आपको टेंस और बल्ज आपको दिख रही थी हाइमन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नो, a 27-year-old Primigravida present to the OPD with the pregnancy-induced hypertension. Okay, pregnancy-induced hypertension है, 32 week of gestation है. She had no other complication. On examination she had blood pressure 150/100 mm of Hg. Her blood pressure was later controlled with treatment. इफ़ देर आर नो एनी कॉम्प्लिकेशन द प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड। देखो, क्वेश्चंस को बहुत घुमाया है, लेकिन आप इसका आंसर समझोगे तो सीरियसली लगेगा, सीरियसली। और हम ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। देखो, एग्जामिनर हमेशा आपके दिमाग के साथ खेलता है ना, हमेशा आपके दिमाग के साथ चीज़ों को खेलता है और क्वेश्चंस की लैंग्वेज के हिसाब से, है ना। क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसे घुमाता है और आपके दिमाग के साथ खेलता है। अब क्वेश्चंस क्या पूछा है? प्राइमरी ग्रेविडा है, पहली बात, OPD में आई है, 32 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन में प्रेशर कितना है, इसको देखते ही हम लगा देंगे नहीं नहीं भैया प्रेशर बहुत ज़्यादा, हाथों हाथ टर्मिनेट करो। लेकिन बाद में बहुत बड़ी बात बोली है, देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने ट्रीटमेंट से उसको कंट्रोल कर दिया। भाई जब ट्रीटमेंट से आपने कंट्रोल कर दिया है तो प्रेगनेंसी एट टर्म 37 वीक पे ही टर्मिनेट करो, क्यों पहले और बाद में करना? जो नेचुरल है उसी पे टर्मिनेट करनी है अपन को। ये थोड़ा अपन को कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो हमारा 40 वीक कैंसिल हो गया, 36 वीक इज द करेक्ट आंसर। 36 और 34 भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 37 वीक। 37 वीक क्यों होगा? क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो एट टर्म ही हम डिलीवरी करवाएंगे। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। 37 वीक। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये मेरा दूसरा वीडियो था क्वेश्चन सीरीज़ में। अभी तक आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस डालूं तो आप यूट्यूब सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। अगर आपको कोई चीज़ और समझ में नहीं आ रही है इन क्वेश्चंस में, वो भी आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, आप उसका डिस्क्रिप्शन चाह रहे हैं और इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप क्वेरी पे जाके उस क्वेश्चंस को पुटअप करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों के साथ शेयर होगा तो लोगों के पास वीडियो जाएगा, है ना, और वीडियो जाएगा तो उनको भी थोड़ा सा
फ़ायदा मिलेगा। और बस यही है, अगेन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। ये मैंने लास्ट बार स्लाइड इसलिए डाली है क्योंकि मेरे पहले वीडियो में व्यूज़ तो अच्छे आए लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कम किया, है ना। तो थैंक यू फॉर सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नर्सिंग का ज्ञान। कोशिश रहेगी आपको नर्सिंग का ज्ञान जितना हो सके उतना दिया जा सके। अभी रोज़ के रोज़ मेरे क्वेश्चन सीरीज़ के वीडियो आते रहेंगे। कोशिश रहेगी बहुत जल्दी मैं सब्जेक्टिव वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। इसमें जो मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा यूट्रस, है ना, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। अभी मैं सेटअप रेडी कर रहा हूँ। ओके देन, थैंक यू सो मच।